अरे ओ त्रिमूर्ति, रुक्मिणी बहू, मेनका बहू और चांदनी बहू, आज मुझे चाय नसीब होगी भी या नहीं? देखते हो इन्हें। गुस्से में तिल मिलाती सास बहुओं के कमरे की तरफ जाती है। हाय राम, देखो जरा, ये तीनों तो अब तक घोड़े बेचकर सोई हैं। एक कुलटा, एक कुलक्षणी और एक कलमोही। 3 बहुएं होकर भी मुझे एक कप चाय तक नहीं मिल रही। अंगद, तेरी तीनों बीवियों को कुछ समझा? ये रही शीला जी, एक ऐसी सास जिसकी 3 बहुएं हैं। दरअसल शीला के बेटे अंगद ने 3 शादियां की हैं। चौंक गए ना? लेकिन यही सच्चाई है। अंगद की पहली बीवी है रुक्मिणी, जिसके साथ अंगद ने विधि विधान से अरेंज मैरिज की है। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि रुक्मिणी कभी मां नहीं बन सकती, जिसके चलते दूसरी शादी हुई और सीन में एंट्री हुई दूसरी बीवी मेनका की। अब बात आई तीसरी शादी की। ना, इस बार बात कुछ अलग थी। वो ये कि तीसरी पत्नी चांदनी, उसके पिताजी लखन सिंह ने अंगद के पिताजी मनमोहन तिवारी की खूब मदद की थी। दोनों जिगरी दोस्त थे और इसी का कर्ज चुकाने के लिए चांदनी के पिताजी ने मरते मरते अपनी बेटी का हाथ अंगद के हाथ में थमा दिया और ऐसे बन गया अंगद 3 बीवियों का पति। सॉरी सासू माँ, वो कल रात को देर तक रसोई की साफ सफाई कर रही थी ना, हम तीनों सौतने। अरे चाल झूठी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रही है? अरे कल रात को 3 बजे तक कमरे से आवाज आ रही थी टीवी की। ये जो तुम लोगों को देर रात तक टीवी देखने का चस्का चढ़ गया ना, ऐसा बंद कर दो, वरना तुम तीनों को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी और मायके पार्सल कर दूंगी। चिल माँ जी, ये लो, ये मेथी के पराठे लो, काफी टेस्टी और हेल्दी है। दही तो नहीं जमाई, अब ऐसे ही खा लो। शीला जैसे ही पराठे खाती है, वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती है। पानी, तीखा पानी, ये लो माँ, पानी पियो माँ। अरे करम जलियो, ऐसा कौन सा मिर्च मसाला मिलाया था पराठों में, और ये क्या खड़ी खड़ी खी खू कर रही हो? एक चाटा लगाऊंगी ना, सारे दांत टूटकर सीधा तुम्हारे मायके पर जाकर गिरेंगे। आज मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। जाओ ऊपर छत पर जाकर तपती धूप में पापड़ और मिर्च सुखाने डालो। ओ नो माँ जी, ऐसा मत करो, मेरी स्किन टैन हो जाएगी। एक तो इस साल कुछ ज्यादा ही भयंकर गर्मी आ गई है, प्लीज इतनी कठोर ना बनो। हाँ सासू माँ, और हमने जानबूझकर थोड़ी ना मिर्च मिलाई, नींद के झोंके ही इतने आ रहे थे, उसी में 10-20 चम्मच एक्स्ट्रा गिर गई होगी। 10-20 चम्मच? अरे बेशरम, ये कहते हुए शर्म भी नहीं आ रही तुझे? अरे अंगद बेटा, ये क्या 3 फंदे बांध दिए तूने मेरे गले में, समझा ही नहीं कुछ? बीवियों, क्यों माँ को इतना परेशान करती हो? आप तो चुप रहिए जी और बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। हाँ, और हम हमारी सारी ड्यूटीज निभाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में किससे गलतियां नहीं होती। आप ना बस एटीएम बनकर पैसे दो हमें, परसों शॉपिंग को जाना है, वरना अपने स्वर्गवासी पिता से कह दूंगी कि आप मेरी जरूरतों को पूरा नहीं करते। रुक्मिणी, मेनका और चांदनी तीनों कड़ी धूप में छत पर पापड़ और मिर्च सुखा रहे होते हैं। सुनो बहनों, अब बस बहुत हो गया, हम कब तक ऐसे मुजरिमों की तरह इस घर में काम करते रहेंगे? अरे हमारा भी तो फ्यूचर है, हमें अब इस जायदाद का हिस्सा मांगना होगा। हाँ, लेकिन सारी की सारी जायदाद तो मम्मी जी के नाम है, हमारे छिप्पड़ गंजू पति ने तो कुछ रखा ही नहीं अपने नाम। तो क्या हुआ, हम जायदाद का हिस्सा अपने नाम तो कर सकते हैं ना। अंगद जी बेवकूफ है, लेकिन उनकी बीवियां नहीं, बस किसी तरह प्रॉपर्टी पेपर्स हाथ लग जाए। अरे लेकिन वो पेपर्स तो माँ जी की अलमारी के लॉकर में रहते हैं और चाबी का छल्ला 24 घंटे उनकी कमर पर बंधा रहता है, जरा इधर से उधर नहीं होने देती। रात में सोते समय भी वो उस छल्ले को कहीं छुपा देती हैं। देखो माय डियर साउथर्नो,
प्रॉपर्टी हड़पनी है तो हमें हमारी सास का जीना मुश्किल करना होगा। पहला ऑप्शन तो ये होगा कि हमें हमारी सास को इतना परेशान करना होगा कि वो ये घर छोड़कर चली जाए। और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि हमें उन्हें जान से मारना होगा। वाह वाह वाह, एकदम धांसू प्लान है। बुढ़िया मर गई तो जायदाद को हासिल करना और भी आसान हो जाएगा। तीनों बहुएं अब शीला के कमरे के छल्ले पर सीसीटीवी कैमरा की तरह 24 घंटे कड़ी नजर रखती। लेकिन अफसोस, इतनी निगरानी के बावजूद भी वो उस चाबी तक पहुंच नहीं पाती। अब चाहे आर हो जाए या पार, घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा। देखो अभी कैसे उंगली टेढ़ी करके निकालते हैं। अब इस सास को सांस तक नहीं लेने देंगे हम। हाँ, आज क्या प्लान है? क्या? जोर से बोलो ना। अरे कान की कच्ची, ये देखो, ये तेल, इसे फर्श पर गिरा देते हैं। आज मोतीचूर के लड्डू खाने के लिए सासू माँ रसोई में जरूर आएगी, और जब आएगी तो बुरी तरह इस फर्श से फिसल कर गिर जाएगी। चांदनी फर्श पर तेल फैलाती है और जब शीला रसोई के अंदर आती है, आज मोतीचूर के लड्डू खाऊंगी, मेरे प्यारे मोतीचूर के लड्डू मैं तो आऊंगी। कितनी बेचैन थी तुम्हें खाने के लिए, कितनी मजबूर थी, अरे आ गई मैं। और इतने में धड़ाम से फर्श से पैर फिसलकर शीला जमीन पर कमर के बल गिर जाती है। अरे सत्यानाश हो इन तीनों बहुओं का, एक दिन मुझे मार के ही दम लेंगी। तीनों बहुएं पर्दे के पीछे छुपकर मुंह पर हाथ रखकर पेट दबाकर हंस रही होती है। दिन बीतते हैं। एक दिन अंगद कुछ जरूरी काम से इंदौर जाता है। तभी उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए तीनों बहुएं इस बार कुछ अतरंगी और बड़ा करने का सोचती है। अब आएगा असली मजा। रात में जब शीला अपने कमरे में सो जाती है, तभी अंधेरे में रुक्मिणी सफेद साड़ी पहनकर, बाल खुले रखकर, हाथों में मोमबत्ती लिए छुपके से शीला के कमरे में घुसती है। वहीं दूसरी तरफ चांदनी शीला के बेड के नीचे छुप जाती है और मेनका पीछे से भूतिया बैकग्राउंड आवाजें बजाती है। उन आवाजों को सुनकर शीला इतनी डर जाती है कि उसका कलेजा कांप उठता है। कौन है? कौन है वहाँ? किसकी आवाज है ये? बचा। रुक्मिणी मोमबत्ती लिए बालों को आगे रखकर, चेहरा छुपाकर शीला के सामने आती है और डरावनी तरह से हंसती है। शीला डर के मारे बेड पर कूदने नाचने लगती है। वहीं बेड के नीचे से चांदनी अपने हाथों से शीला के पैरों को खींचती है। शीला और जोर से घबराकर चीखती चिल्लाती है। शीला दुम दबाकर जैसे तैसे वहां से भाग जाती है। अगली सुबह जब अंगद इंदौर से लौट आता है, तभी शीला उसे सब कुछ बताती है। मुझे और कुछ नहीं पता बेटा, बस आज के आज घर में हवन होगा। मैंने पंडित जी से बात भी कर ली है। लेकिन माँ, मैं कह रहा हूँ कि ये आपका वहम भी तो हो सकता है। अरे तू क्या अपना दिमाग इंदौर में ही छोड़ आया है? जब मैं बोल रही हूँ कि मैंने एक चुड़ैल को देखा कल रात, वो सफेद साड़ी में थी, मोमबत्ती पकड़े हुए थी, और तो और कोई मेरे पैर भी खींच रहा था बेड के नीचे से। ओह माय गॉड, मतलब हमारा घर हॉन्टेड हो गया है। मुझे भी ना कभी कभी देर रात जागने पर एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। हाँ, और मैंने तो हमारे आंगन में एक बूढ़े आदमी को भी देखा है, जिसकी चमड़ी ही नहीं थी, सिर्फ हड्डियां थी। वो माँ जी के कमरे में झांक रहा था उनकी खिड़की से। देखा मैंने कहा था ना, अब तुझे अपनी 3 सुहागनों पर भी भरोसा नहीं है क्या? ये तो रखती है ना तेरे लिए हर साल करवा चौथ।
और 3 बीवियों से तेरी उम्र और भी बढ़ती ही जाएगी। लेकिन मेरा क्या, मैं ना मरना चाहती इतनी जल्दी बेटा। ठीक है, कराते हैं हवन। घर में हवन किया जाता है। सास की तीनों बहुओं को देख पंडित जी चौंक जाते हैं। अरे रे, 3 बहुआ, वो भी एक ही बेटे की। इसका मतलब यह है कि ये तीनों भी यजमान अंगद के संग हवन में बैठेंगी। अरे पंडित जी, बहुए 3 हो या 10, आप अपने मंत्रों पर ध्यान दीजिए ना, जरा भी भूल चूक ना करना। फिर अगले दिन क्या करे, अब भूत वाले ड्रामे से ही हमारी दाल नहीं गली। टेंशन मत लो, हमारे दिमाग अब तक बूढ़े नहीं हुए, कोई और प्लान सोचते हैं। अब तीनों कुछ ऐसा प्लान बनाती है जिसमें रुक्मिणी बुखार आने का ढोंग रखती है, मेनका गर्भवती होने का, और चांदनी अपने पैर पर नकली प्लास्टर बांध देती है। माँ जी मुबारक हो, आपकी इच्छा पूरी हुई, आप जल्दी ही दादी बनोगी। हैं? सच? अरे लेकिन ये कब हुआ? अब मेरा मतलब है। तभी मेनका बीच में अंगद को टोक देती है। क्या आप ही ना अंगद जी, कैसी बातें करते हो? बादाम खाइए जरा, आपकी याददाश्त ना सच में काफी कमजोर हो चुकी है। भूल गए क्या? आपने मुझसे शादी ही तो इसी वजह से की थी। अरे उन सब बातों को मारो गोली, अब मैं दादी बनूंगी। अब तो मेरे तेवर और बढ़ेंगे। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बधाई हो। अब मुझे तो बुखार है, मुझे इन सब से दूर ही रखना और आप सब भी मुझसे दूर ही रहना। मैं चलती हूँ अपने कमरे में आराम करने। कांग्रेचुलेशंस डियर सातन, मैं भी तो सौतेली माँ बनूंगी। मेरा पैर, गाइस मुझे ना बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि 24 घंटे अपने पैर को एकदम से रेस्ट देना। मैं जाकर आराम करती हूँ। और सासू माँ, हो सके तो प्लीज हल्दी वाला दूध भिजवा दीजिएगा, इलायची और लौंग डाल के। हाँ, अब मैन का गर्भवती है तो वो भी कोई काम नहीं करेगी, फिर घर का काम कौन करेगा? मैं और कौन? शीला ही घर का सारा काम करती और तीनों बहुएं आराम फरमाती। अब बहू के दिमाग में ये चल रहा था कि एक दिन सास काम कर करके परेशान होकर घर छोड़कर गांव चली जाएंगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद, मैं तो थक गई हूँ, अब मुझसे ना होता और काम। इस उम्र में सांस फूलने लगती है ज्यादा काम करे तो अब आप क्या करोगी? विमला बहन के यहाँ जो नौकरानी आती है ना, उसे ही रख लेती हूँ अपने यहाँ भी। और क्या कर सकती हूँ, तुम तीनों बहुओं का तो दुखड़ा खत्म ही नहीं होता। और इसी तरह घर में काम वाली बाई आने के साथ बहुओं की इस चाल पर भी पानी फिर जाता है। यार क्या फायदा हुआ ये तकिया रोज रोज पेट में लगाकर नकली गर्भवती होने का दिखावा करने का। ये बुढ़िया है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो एक ही लास्ट ऑप्शन है, जान से मार देते हैं, तभी हम चैन से ऐशो आराम से जी पाएंगे। फिर अंगद जी को भी मार ही देते हैं। माँ के बाद सब कुछ तो बेटी का होगा, लेकिन अगर दोनों मर जाएंगे तो प्रॉपर्टी और पैसा कम से कम हम तीनों का ही तो होगा। रुक्मिणी, मेनका और चांदनी तीनों प्लान बनाती है उस रात शीला और अंगद को मारने का, और उनके खाने में जहर मिला देते हैं। और फिर जब शीला और अंगद दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं, तभी अब बस कुछ देर और फिर हमारी आजादी। बस अब इनका तो नामो निशान मिट जाएगा। खाओ खाओ, मजे से खाओ। फाइनली मेरा सपना पूरा होने वाला है। लेकिन तभी अचानक से घर की डोरबेल बजती है और अंगद उठकर दरवाजा खोलता है, जहां पुलिस खड़ी होती है। पुलिस को देखकर तीनों बहुओं के तोते उड़ जाते हैं। क्यों मेरी प्यारी 3 सौतन बहुओं, चेहरे का रंग क्यों उतर गया तुम्हारे? चलो चलो, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। डियर बीवियों, तुम लोगों ने जिस दुकान से जहर खरीदा था ना, वो दुकानदार मेरा जिगरी दोस्त है और उसने तुम तीनों को आपस में बात करते हुए सुन लिया था, और इसी के साथ तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया। व्हाट नॉनसेंस, ये सब क्या अनाप शर्मनाप बक रहे हो आप?
हाँ हाँ, हमने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, और मैं तो गर्भवती हूँ। तभी मेनका के पेट से तकिया नीचे गिरता है और उसके झूठे गर्भवती होने का सच भी सामने आ जाता है। इससे पहले कि मैं झाड़ू और बेलन से इन तीनों को मार डालूं, इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लो इन त्रिमूर्तियों को। तीनों सौतन बहुओं को गिरफ्तार किया जाता है और फिर अंगद अपनी माँ के साथ सुखी और प्यारा सा जीवन व्यतीत करता है और शीला का हर छोटी बात में ख्याल रखता है। कविता स्वभाव से एक अकड़ू लड़की थी। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती थी। कुछ समय बाद उसकी शादी एक अच्छे घर में हो जाती है। क्या बात है गायत्री, तेरी छोटी बहू तो बहुत सुंदर है। दो दो बहुओं का सुख। तेरी तो मौज है मौज। चल इसी बात पर मिठाई खिला। अरे मिठाई क्या है, खाना खा के जा। छोटी बहू, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, इसलिए आज तू रसोई बनाएगी। जी माँ जी। कविता रसोई घर में जैसे ही जाती है तभी गायत्री की बड़ी बहू सुधा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। ला कविता, खाना बनाने में मैं तेरी कुछ मदद करती हूँ। अरे दीदी, आपको शायद पता नहीं, मैंने 6 महीने कुकिंग का कोर्स किया है। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आप हॉल में जाकर बैठिए, मैं खाना बना कर लाती हूँ। कविता की नासमझी भरी बातें सुनकर सुधा समझ जाती है कि कविता सिर्फ बातों की शेर है। फिर कविता जैसे ही खाना बना के रसोई घर से बाहर जाती है, सुधा खाना चख के देखती है। अरे बाप रे, कितना बेस्वाद खाना है। अगर सबने ये खाना खाया तो बेचारी कविता की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सब उसे ताने कसेंगे। कविता फटाफट खाने की सारी कमियां दूर कर उसे स्वादिष्ट बना देती है। अरे वाह, कितना टेस्टी खाना है। मन तो कर रहा है कि थोड़ा सा पार्सल ले जाऊं। अरे हाँ ममता, खाना तो बड़ा ही मजेदार है। ला बहू, जरा थोड़ी दाल और दे। खाना तो टेस्टी होगा ही, आखिर मैंने कुकिंग कोर्स जो किया है। दूसरी तरफ कोने में खड़ी सुधा ये सब देख मुस्कुरा रही होती है। कुछ दिनों के बाद कविता कपड़े धो रही होती है कि तभी उसका मोबाइल बज उठता है। वो एक हाथ में साबुन और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़े बातें करने लगती है और साबुन दरवाजे के पास रख अपने कमरे में चली जाती है। ओह, मर गई रे। ओ माँ, मेरी कमर। ओह हाय राम। तभी उसकी नजर साबुन पर पड़ती है। अरे ये कौन बेवकूफ है जिसने साबुन यहाँ रख छोड़ा है। आई, 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 आई। अरे ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले तो कविता कपड़े धो रही थी। अगर माँ जी को पता चल गया तो उसे बड़ी डांट पड़ेगी। अरे अब कोई बताएगा भी कि ये किसकी गलती है? माँ जी, मेरी गलती है, माफ कर दीजिए। गायत्री कुछ कहे इससे पहले कविता बोल पड़ती है। क्या दीदी, आपको जरा भी अकल नहीं है? अगर माँ जी का पैर टूट जाता तो? इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। इस तरह कविता अक्सर छोटी बड़ी गलतियां कर देती थी और सुधा हमेशा उसका बचाव करती रहती। लेकिन दूसरी तरफ अपनी आदत से मजबूर कविता अपनी गलती कभी नहीं मानती थी। एक सुबह, ये ले बहू, मेरे झुमके सोनार के यहाँ से साफ करवा के लिया। मुझे कल इन्हें शादी में पहन कर जाना है। ठीक से साफ करवा लाएगी ना? अरे माँ जी, आप चिंता मत करिए, बस आप ना सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने इसका भी कोर्स किया है। क्या बात है, दुनिया के सारे कोर्स तूने ही कर रखे हैं क्या? अब
अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं। अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ ठीक है, अब जा भी। कविता झुमके साफ करा के घर वापस आ जाती है, लेकिन जैसे ही अपना पर्स खोलकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओए माँ, मर गई। झुमके कहाँ गए? लगता है मैंने कहीं रास्ते में गिरा दिए हैं। हे भगवान, अब माँ जी को क्या जवाब दूंगी? वो तो मुझे मार डालेंगी। सुधा कविता की सारी बातें सुन लेती है। सुधा के पास भी बिल्कुल वैसे ही झुमके होते हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे ही कविता किसी काम से कमरे से बाहर जाती है, इससे पहले कि माँ जी को कविता की गलती का पता चले, ये झुमके कविता के पर्स में रख देती हूँ। दूसरी तरफ कविता सुधा को ये सब करते देख लेती है और उसे सब समझ में आ जाता है कि किस तरह आज तक सुधा उसकी सभी गलतियों को ठीक करती आई है। कविता आगे बढ़कर, दीदी, आज तक आप मेरी हर गलतियों पर पर्दा डालती आई हैं। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप जैसी जेठानी मिली है। तभी वहां गायत्री आ जाती है। अरे कब से आवाज लगा रही हूँ, यहाँ क्या हो रहा है? तुम दोनों के बीच क्या खुसुर फुसुर चल रही है? दोनों मिलकर मेरी बुराई कर रही हो क्या? गायत्री की दोनों बहुएं उसे देख मुस्कुराने लगती है। निशा को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो अपने आप को दुनिया की सबसे सुंदर औरत मानती थी। उफ, ये खूबसूरती। तुम्हें कोई हक नहीं है इतना सुंदर दिखने का। पर क्या करे, दुनिया में मुझसे सुंदर तो दूसरी है ही नहीं। हाँ हाँ, भगवान के पास तो सिर्फ एक ही साचा था। तुझे बनाने के बाद उसने वो साचा ही तोड़ दिया, इसलिए पूरी दुनिया में तू अकेली सुंदर बची है। अरे माँ जी, यहाँ आप कब आई? अरे मेरी छोड़, मैं तो आते जाते रहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये मेरा घर है या किसी मिस इंडिया प्रतियोगिता का हॉल है, जहाँ सारा दिन तू अपने चेहरे पर पाउडर पोत के घूमती रहती है। ओहो, उसे मेकअप कहते हैं सासू जी। अरे आग लगे तेरे मेकअप को, मैं तो अपने बेटे के लिए बहू लाई थी, कोई कांच के शोकेस की गुड़िया नहीं। एक दिन दोनों सास बहू अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं। अरे बहू जल्दी चलना, देर हो रही है। बस सासू जी, थोड़ी देर में आई। अरे 2 घंटे से थोड़ी देर बोल रही है, मुझे पागल समझ रखा है क्या? अरे बहू, तेरी शादी नहीं, चमन लाल के बेटे की शादी है। तू क्यों इतना सज संवर रही है? फिर आखिरकार दोनों शादी में पहुंचते हैं। आइए आइए बहन जी, बड़ी देर कर दी। अब दिल्ली का ट्रैफिक तो आपको पता ही है भाई साहब, देर तो हो ही जाती है। तभी निशा की नजर स्टेज पर बैठे चमनलाल के बेटे भजनलाल पर पड़ती है। उसकी बगल में बैठी दुल्हन को देख निशा बोल पड़ती है। अरे ये क्या? भजनलाल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं किसी हीरोइन से शादी करूंगा, मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत होगी, लेकिन ये क्या? ये तो, अरे बेचारी दिखने में ठीक ही तो है, बस थोड़ी सांवली है। कहाँ माँ जी, ये तो पूरी काली है, काली। आप भी ना जाइए, अपना चश्मा लगा के आइए। निशा की सास इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन निशा तो अपनी खूबसूरती का बखान करने का मौका हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। हाँ भाई हाँ, अब कर भी क्या सकते हैं, हर किसी को मुझ जैसी खूबसूरत बहू तो नहीं मिल सकती। खैर कोई बात नहीं, चलिए सासू माँ, चलकर खाना खाते हैं। बाय भजनलाल। इस तरह निशा के लिए दुनिया में उसकी खूबसूरती से बढ़कर कुछ नहीं था। एक दिन निशा की सास घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी
अरे मर गई रे। सुबह से अकेले काम कर करके मेरी तो कमर ही अकड़ गई। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। हे भगवान, इतनी सुंदर बहू देकर आखिर तू मुझसे किस जन्म की सजा दे रहा है? क्या हुआ सासू माँ? अरे कहाँ मर गई थी और इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? वो मेरा मेकअप का सामान खत्म हो चुका है तो वही लेने बाजार जा रही हूँ। अरे बाजार बाद में जाना, चल ये झाड़ू पकड़ और कमरे की सफाई कर और उसके बाद ना पोछा भी लगा देना। निशा मुंह बनाकर बोलती है। छी, झाड़ू पोछा? क्या बात कर रही हैं आप सासू माँ? अभी अभी तो मैंने मेकअप किया है, आप मुझसे ये सब काम कैसे करवा सकती हैं? धूल मिट्टी से मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। अरे तू कौन सी दुनिया से आई है? हे भगवान, अब इसका मैं क्या करूं? तभी दरवाजे पर एक सेल्समैन आता है। नमस्ते बहन जी, घुमालिया कंपनी से आया हूँ। हमारी कंपनी एक से बढ़कर एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है। मेकअप का एक बॉक्स लेने पर एक फ्री, और ऑफर सिर्फ सीमित समय तक ही है। निशा खुश होकर कहती है, अरे वाह, एक पे एक फ्री। फिर निशा अपनी पसंद का सारा मेकअप का सामान खरीद लेती है और सेल्समैन को उसके पैसे दे देती है। अरे बहू, इस तरह राह चलते लोगों से खरीदारी करना ठीक नहीं। सब चाइना कंपनी का घटिया माल बेचते हैं। आप मुझे मत सिखाइए सासू माँ, मैं तो एक नजर में देख के बता देती हूँ कि कौन सा मेकअप प्रोडक्ट कैसा है। दूसरी तरफ, चलो टारगेट पूरा हुआ, अब मेरा बॉस खुश हो जाएगा। जब तक दुनिया में ऐसे बेवकूफ रहेंगे, अपना बिजनेस तो चलता रहेगा। दूसरे दिन जब सुबह निशा सोकर उठती है तो आईने में अपना चेहरा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या हो गया? तभी निशा की सास वहां आती है और निशा का चेहरा देखकर डर जाती है। हे भगवान, ये सफेद साड़ी वाली चुड़ैल मेरे घर में कहां से आ गई? अरे सासू माँ, मैं निशा हूँ, आपकी बहू। अरे तेरी शक्ल तो बंदरिया जैसी हो गई। अरे पर ऐसा कैसे हो गया? अरे परसों जो सेल्समैन मेकअप का सामान दे गया था ना, उसकी वजह से। अरे पगली, मैंने तो तुझे समझाया था कि चाइना का माल मत ले, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब भुगत। चलो अच्छा है, कम से कम अब इसके सिर से सुंदरता का भूत तो उतर जाएगा। मेरा चेहरा, अब मैं क्या करूंगी? दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं चाइना माल कभी भी ना खरीदे। रायपुर गांव में लता नाम की एक औरत अपने बेटे कमल और बेटी प्राची के साथ रहती थी। कुछ दिनों में कमल की शादी रचना नाम की लड़की से हो गई। रचना ने घर में आते ही पूरा घर संभाल लिया, पर लता हमेशा अपनी बेटी और बहू में फर्क करती थी और इस कारण घर में अशांति का माहौल हो जाया करता था। सुनो बहू, आज तुम्हें और प्राची को मेरे साथ पड़ोस वाली सीमा के घर जाना है, तो तुम दोनों तैयार हो जाना। जी मम्मी जी। रचना और प्राची तैयार होकर अपने अपने कमरे से निकलती हैं। चलो मम्मी। हाँ, तेरी भाभी कहाँ रह गई रे? आ गई मम्मी जी, चलिए। रुको, ये क्या पहन कर जा रही हो बहू? क्या हुआ माँ जी, साड़ी ही तो पहनी है मैंने। हाँ, पर ये स्लीवलेस ब्लाउज क्यों पहन रखा है? अरे बदलो इसे रचना। पर मम्मी जी, प्राची ने भी तो स्लीवलेस सूट पहना है। अरे वो तो इस घर की बेटी है, पर तुम तो बहू हो। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, सबकी नजर वहां तुम पर होगी, और मैं अपने घर का तमाशा नहीं बनाना चाहती। जाओ कपड़े बदल कर आओ। रचना को लता का ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर फिर भी उसने कपड़े बदल लिए और अपनी सास के साथ चल पड़ी। मम्मी, मेरे सारे फ्रेंड्स ने अगले महीने का शिमला का प्लान बनाया है, मुझे भी जाना है। हाँ तो चली जाओ ना, उसमें पूछना क्या है? मम्मी जी, वो कल मेरी सहेलियाँ शाम का फिल्म देखने जाने का प्लान बना रही हैं, तो मैं भी जाऊँ उनके साथ?
बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए। अरे नहीं बहू, रात में ऐसे फिल्म देखने मैं नहीं जाने दे सकती अपनी बहू को। अरे तुम्हें फिल्म देखने जाना है तो कमल के साथ चली जाओ। पर माँ जी, प्राची भी तो शिमला जाएगी ना, उसे तो आपने कुछ नहीं कहा। हाँ तो भाभी, मैं इस घर की बेटी हूँ और आप इस घर की बहू हो। और नहीं तो क्या, तुम्हारा ये ससुराल है रचना, मायका नहीं कि जो जी में आए वो करती फिरो। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। जी मम्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया याद दिलाने के लिए। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी शादी हो चुकी है। रचना गुस्से से अपने कमरे में बैठी होती है और तभी कमल भी ऑफिस से आ जाता है। कमल अपने ऑफिस से परेशान होता है, तभी वो रचना को देखता है तो वो भी गुस्से में बैठी होती है। तुम्हारे घर में बहुओं को इतनी बंदिशें क्यों है? प्राची को तो मम्मी कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरी हर बात पर टोकती रहती है। देखो रचना, ऐसा कुछ नहीं। प्राची अभी कॉलेज में पढ़ती है, वो बच्ची है, तुम तो समझदार हो। तुम अपनी तुलना उससे क्यों करती हो? देखिए, मैं कोई तुलना नहीं करती, पर मम्मी जी प्राची के लिए हर चीज के लिए मान जाती हैं और मेरी हर चीज को मना कर देती हैं। ओहो रचना, मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। एक तो पहले से ही ऑफिस में इतना टेंशन चल रहा है। क्यों, क्या हुआ ऑफिस में, बताइए तो। कुछ नहीं हुआ। कमल रूम से चला जाता है। कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं इस घर में। हाँ। अगले दिन कमल ऑफिस से जल्दी आ जाता है। अरे क्या हुआ, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? कमल परेशान होता है और कुछ नहीं बोल रहा। बता बेटा, क्या बात है? बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। भैया, ऑफिस में कुछ हुआ क्या? अब आप लोग चुप हो जाएंगे सब प्लीज। मेरे बॉस और मेरे बीच काम को लेकर झगड़ा हुआ और गुस्से में मैंने नौकरी छोड़ दी। क्या? तू नौकरी छोड़कर आ गया गुस्से में? भैया, कितनी अच्छी नौकरी थी आपकी। अरे कितनी अच्छी सैलरी थी। तो अब आप क्या करेंगे? नई नौकरी ढूंढूंगा, पर उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे कहीं और अच्छी नौकरी मिलने ही नहीं देगा। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, पानी पीजिए। देखता हूँ क्या होता है। कमल को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही होती है और जहाँ मिलती है वहाँ तनख्वाह कम होती है। कमल बहुत परेशान रहने लगता है, खाने पीने पर भी ध्यान नहीं दे पाता। रचना को ये देखकर बुरा लग रहा होता है। रचना खुद नौकरी करने का फैसला लेती है। कमल, मैंने इस नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया है। अरे पर तुम क्यों नौकरी करोगी? रचना, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ ना। आप ढूंढिए ना नौकरी, पर देखिए अगर कहीं कम तनख्वाह की भी नौकरी मिल रही है ना, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हिचकिचाइएगा मत, क्योंकि हम दोनों कमाएंगे तो घर के लिए पूरा पड़ ही जाएगा। लता को रचना का नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। बहू, तुम ये नौकरी नहीं करोगी? हाँ। क्यों मम्मी जी, ये मेरा भी घर है और इस घर की परेशानियों को हल करना मेरी भी जिम्मेदारी है। कमल की मदद करने के लिए प्राची है। वैसे भी इसका ये आखिरी साल है, 2 महीने बाद इसकी भी नौकरी लग जाएगी। मम्मी जी, आपने अपनी बहू और बेटी के लिए इतने अलग अलग नियम क्यों बना रखे हैं? क्यों बहू वो सब नहीं कर सकती जो बेटी कर सकती है? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं नौकरी करूंगी। ठीक है, जो मर्जी आए वो करो। रचना नौकरी पर जाने लगती है और कुछ दिनों बाद कमल को भी नौकरी मिल जाती है। उसकी सैलरी पहली वाली नौकरी से कम होती है, पर रचना भी कमाती है, तो दोनों की कमाई से घर अच्छे से चलने लगता है। रचना को नौकरी और घर दोनों एक साथ संभालते देख लता भी खुश हो जाती है। मुझे माफ कर देना बहू, मैंने तुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं समझा, पर आज मैं कहती हूँ कि तू भी प्राची की तरह मेरी बेटी है और आज से तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं करूँगी मैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं।